नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे साथ है गौरव सोलंकी, जिनका काम बिखरा हुआ है लेकिन उम्दा है। वो 11वीं ए के लड़के जैसी किताब लिखते हैं, कविताएं करते हैं, फिर लेखन के सिलसिले को विस्तार देते हुए सिनेमा के पर्दे तक पहुंच जाते हैं। आर्टिकल 15 नाम की एक जबरदस्त फिल्म के जबरदस्त लेखन के बाद अब वो लेकर आए हैं तांडव। तो उनसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। गौरव भाई, तांडव का इतना बज है, ठीक, लोग कब से वेट कर रहे हैं, और 2020 में हमने देखा कि काफी सारी अच्छी सीरीज हमने देखी हिंदी में। जी। ठीक है, एक के बाद एक लगातार हर 2 महीने के अंतराल पर कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा आता गया जो दर्शकों की प्यास बुझती रही कि चलो यार, हिंदी में भी अब अच्छा काम होने लगा है। तो अब फिर तांडव आ रही है, बज क्रिएट हो चुका है। तो कितनी उम्मीद है कि ये पाताल लोक, मिर्जापुर या स्कैम जैसी लोकप्रियता हासिल कर पाएगा? मतलब उम्मीद कह लीजिए, यकीन कह लीजिए। देखिए, ये सब तो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है कि लोग किस तरह से पसंद करते हैं, किस चीज को क्या अच्छा लगता है, कितना। तो बस, तो जैसा आपने कहा कि काफी है, लोगों को इंतजार भी है। अभी तक जो भी प्रमोशनल मटेरियल आया है, लोग अच्छे से ही रिसीव कर रहे हैं। तो एक लेखक या कोई भी क्रिएटर यही कर सकता है कि मेहनत से अपना काम करे और एक दिलचस्प ढंग से कहानी सुनाने की कोशिश करे, जिसमें कुछ कहा भी जा रहा हो, काम की भी कुछ बात हो। तो वो कोशिश की है। काफी लंबे समय तक लिखा गया और बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारी कहानियां एक साथ चलती रहती हैं। तो अगर वो कहानियां जुड़ी हुई, लोगों तक जुड़ गई, लोगों से जुड़ गई, तो काम हो जाएगा, मतलब मकसद सफल हो जाएगा। थोड़ा कुछ बताइए तांडव के बारे में, मतलब ऐसा कुछ जो ट्रेलर से जो हमें हासिल जानकारी है उसमें इजाफा करे। जैसे आपने कहा अभी कि लंबे समय तक लिखा गया, तो कितने लंबे समय तक, कहाँ से कहानी का आइडिया आया, ऑन बोर्ड आने का क्या प्रोसेस रहा, फिर पूरी जर्नी उस कहानी को। अ, जी जी। हम्म। मैं 2017 में हिमांशु मेहरा से मिला था, जो को प्रोड्यूसर हैं अली के साथ, अली डायरेक्टर भी हैं शो के। जी। बाद में मैं अली से मिला। हम्म। तो कहानी की शुरुआत थी उन लोगों के दिमाग में उस समय, और कुछ 3-4 प्राइमरी कैरेक्टर्स का आइडिया था कि इस तरह की के कैरेक्टर्स हैं कुछ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी वो शुरुआत, और मुझे लगा कि ये भी खुशी हुई कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर बनाना चाह रहे हैं, अमेजॉन प्राइम वीडियो पॉलिटिकल थ्रिलर बनाना चाह रहा है। तो वहां से शुरू हुई थी यात्रा। और फिर तो मेरे ख्याल से करीब 1.5 साल से ज्यादा तो चलती ही रही राइटिंग। और फिर शूटिंग से कुछ पहले भी एक ड्राफ्ट नया लिखा, कोई 2 महीने लगा के। हम्म। तो 1.5 से 2 साल के बीच का पूरा राइटिंग पीरियड रहा होगा। बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखे गए, कहानी इवॉल्व होती गई। कुछ किरदार जो शुरू में लग रहा था, शुरू में बने और लगा कि छोटे होंगे, वो अपनी जगह खुद बढ़ाते गए। कुछ किरदार रंग बदलते गए, और बैक स्टोरीज बनती रही किरदारों की। और बड़ा बड़ी मजेदार थी प्रोसेस, बहुत ऊर्जा खींचने वाली और बहुत थकाने वाली भी थी। लेकिन मैंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सीरीज के मीडियम में मेरा भी पहला काम था। और मैं जब तक तांडव की मेन राइटिंग चली, उसके साथ मैं कुछ और नहीं लिख रहा था। स्पेशली इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इसे एक सीरीज को खासकर एक खास तरह की कंसंट्रेशन की, फोकस की जरूरत है। और वो एक तरह से 3-4 फिल्मों के बराबर हो जाती है राइटिंग। जी। तो जब आप 3-4 फिल्में लिख रहे हो, तो और क्या लिखेंगे। कलेवर तो जाहिर सी बात तो है, बड़ा ही है। जी, लैंडस्केप बड़ा है इसका, तो जाहिर सी बात है, ज्यादा समय। बड़ा है। नेशनल पॉलिटिक्स की कहानी चल रही है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रही है। उसमें तरह तरह के किरदार हैं दोनों दुनियाओं में, और दोनों दुनियाएं किस तरह से क्लैश करती हैं, मिलती हैं। तो और बिना जज किए किरदारों को, बिना उन्हें हीरो विलन में बांटे, उनकी परतों को देखने की कोशिश करी है। तो एक तरह से मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से कोशिश की कि किताब की तरह लिखूंगी। किताब जिस तरह पर्दे के लिए लिखी जाएगी, उतनी ही गंभीरता से, उतनी गहराई से, और एक इंटरेस्टिंग तरीके से। और थ्रिलर मुझे बहुत पसंद भी हैं, और मुझे लगता है कि थ्रिलर, मैं खुद दर्शक हूँ थ्रिलर्स का और पॉलिटिकल थ्रिलर्स का। तो मुझे लगता है कि
वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और उसमें कहानी में कहते कहते आप बहुत सारी और बातें भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए हमको, थोड़ी सी अंदर की बात, कि तांडव की कहानी में कितना कुछ ऐसा है जो भारत की रियल पॉलिटिकल दुनिया का रिफ्लेक्शन होगा? मतलब क्या हमको देखकर कुछ असली नेताओं की याद आने वाली है? जैसे ट्रेलर से तो हमने कुछ एक पैरेलल ड्रॉ कर ली है, जैसे पीएम की जी मौत के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी होना टाइप। तो ऐसा ही जी क्या कुछ जी। और भी दिखने को मिलेगा, छोटे छोटे टुकड़े ही सही? नेताओं की तो मेरे ख्याल से आपको शायद झलक दिख जाए, लेकिन जैसे ही आपको झलक दिखेगी वहीं हमारी कहानी रास्ता बदल लेगी और इनकार कर देगी कि ये किसी रियल इंसान जैसा नेता है। क्योंकि जैसे ही कहानी शुरू होती है, जो भी ट्रेलर में आपने देखा, हम्म। तो कोशिश की है कि जो असल लोग हैं वो सीमाओं में बांध देते हैं, अगर आप उन सिर्फ उनसे इंस्पायर होना चाहें। जबकि कोई भी आर्टिस्ट अक्सर कोशिश करता है कि वो ज्यादा गहरी बातें कह सके, ज्यादा ऐसी बातें कह सके जो बहुत सारे लोगों के बारे में सच हो। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे किरदारों से मिला हुआ आपको कोई एक किरदार दिख जाए, या किसी घटना में कोई झलक दिख जाए असल असल जिंदगी की। और वो वर्तमान से भी हो सकती है और पास्ट से भी हो सकती है। तो बहुत चीजों का मिक्स है, इतनी चीजों का वो सबकॉन्शियस में रहता है लेखक के मन पे प्रभाव लिखते हुए, कि उसको भी याद नहीं रहता कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। कहीं कुछ पढ़ा होगा, कहीं कुछ देखा, कोई इंसान जिसे वो जानता है, जिसे वो दूर से देखता है। तो एक तो तरीका होता है कि रियल लाइफ के लोगों को उठा के उनको मिमिक कर देना। उससे बहुत बचने की कोशिश की है, रियल घटनाओं को भी मिमिक करने से झलक जरूर दिखेगी। मुझे लगता है किसी भी काम में आपके समाज और आपके देश की समय मतलब की झलक तो दिखनी हल्की चाहिए। सी आउटलाइन वो है, बाकी सारा खाका आपका अपना है। जी 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 ऐसा ही कुछ ना? जी ठीक। अच्छा, ट्रेलर से कुछ एक डायलॉग तो अभी पॉपुलर होने भी लगे हैं, ठीक है, जैसे जी पागलपन में क्या कम क्या ज्यादा, वो तो होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। जी जी। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे दमदार संवाद लिखने का अतिरिक्त दबाव होता है, मतलब अलग से मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए, या ये फ्लो में हो जाता है सब लिखते लिखते? फ्लो में ही होता है। अगर अतिरिक्त कभी कभी किसी सीन में आपको जरूरी लगता है, अच्छा। मतलब ज्यादातर ऐसे डायलॉग फ्लो में हो जाते हैं। जो सीन की आत्मा से अगर आप जुड़े हैं, उन किरदारों को आप जानते हैं, तो वो अपनी भाषा बोलते हैं। और एक ड्रामेटिक राइटिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा है डायलॉग, एग्जैक्टली। जो असरदार ढंग से कम्युनिकेट करें लेकिन फिर भी वास्तविक लगे, ऐसा ना लगे कि कोई डायलॉग मार रहा है। तो वो बड़ा चैलेंज रहता है। उससे थोड़ा सा इधर जाते ही आप डायलॉग बाजी पे उतर आते हैं, थोड़ा सा इधर आते ही बात का वजन कम हो जाता है। तो वो थिन लाइन का संतुलन बनाना पड़ता है। कुछ सीन्स होते हैं, जैसे कभी कोई भाषण लिखना हो, इस स्क्रिप्ट में बहुत सारे भाषण भी हैं जिनके कुछ कुछ हिस्से चलते हैं। तो भाषण लिखना काफी चुनौती भरा था, क्योंकि अलग अलग किरदार अलग अलग तरह से बोलता है, जिस तरह से वो ऑडियंस से बात करता है। और मेरा काम भाषण लिखना तो है नहीं, पर फिर भी कोशिश की कि जितनी ऑथेंटिक तरीके से भाषण भी हो या डायलॉग भी हो। कुछ सीन्स होते हैं जिन पर आप दोबारा लौटते हैं, जिनमें आपको लगता है कि इस सीन का अंत किसी ऐसी बात से होना चाहिए जो ज्यादा अंदर तक जाए, जो ज्यादा प्रभावित करे। वहां पे आप कुछ लाइनें बार बार सोच के सजाते हैं, लगाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर डायलॉग्स फ्लो में ही आते हैं। कोई ऐसा उदाहरण इस सीरीज से ही, जो मतलब हम फिर बाद में खोज के देखे कि यार ये बताया था इंटरव्यू में? इस सीरीज में शिवा शेखर की कुछ बातें हैं ऐसी, या समर की बातें हैं। क्योंकि ये जो दोनों किरदार हैं, ये अपने जीवन में बहुत सारे किरदारों से मुखातिब हैं, अपने अपने तरीकों से। चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शिवा हो और समर देश की पॉलिटिक्स में हो। तो जो पब्लिक के सामने कोई कैसे बोलता है जब, और वो पर्सनल लाइफ में क्या होता है, बोलता है, उसके बीच का फर्क बार बार जाके देखना पड़ता है कि किस तरह से बोल रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई क्या क्या बोलता है, वैसे कुछ चीजें होंगी। और
एक बहुत ही जो मुझे बहुत पसंद है, जो एक सीन है शिवा का अपने एक दोस्त के साथ, जो सीजन के शायद मतलब लेट ही आता है, पांचवें छठे एपिसोड ऐसा ही कुछ आता होगा। तो उस सीन, वो बहुत ही इमोशनल सीन था मेरे लिए। और मुझे याद नहीं आता इससे पहले मैंने कोई दो दोस्तों का कोई सीन लिखा हो किसी स्क्रिप्ट में इस तरह का। तो वो सीन लिखते हुए बहुत मजा आया। और उसमें है जहां वो खत्म होता है, वहां मैंने काफी सोचा था कि वो कौन सी लाइनें होंगी, क्या बोलेंगे। तो एक वो याद आ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। एक जगह शिवा की जो दोस्त है सना, कृतिका कामरा ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो शिवा को मोटिवेट करना चाह रही है। तो वहां कुछ ऐसा बोलना था जो रियल भी लगे लेकिन जो मोटिवेटिंग भी हो। खासकर जब आप किसी को बहुत समय से जानते हैं तो उसको नए सिरे से मोटिवेट करना मुश्किल होता है उसको, क्योंकि उसको भी पता है आपकी आपकी आप किस तरह की बातें बनाते हैं, आपके दोस्तों को पता होता है। हाँ, तो आप उस दोस्त को झूठ बोल के नहीं मोटिवेट कर सकते, हल्की फुल्की शैलो बातों से नहीं कर सकते। तो वैसे कुछ चीजें और बहुत चीजें हैं, रिलेशनशिप्स की कहानियां हैं, टूटती जुड़ती हुई रिलेशनशिप्स की कहानियां हैं, उसके झगड़े हैं, उसके अंदर का जो वायलेंस है वो है। तो बहुत कुछ है जो मैंने अपनी कल्पना में काफी महीनों तक जिया है। तो अभी देखना है कि दर्शकों को कैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 15 में हमने देखा था कि कैसे सशक्त लेखन जो है वो छोटे किरदारों को भी यादगार बना सकता है, यादगार बना सकता है। जैसे अदिति थी, जो अयान की सिर्फ बीवी नहीं थी, वो मार्गदर्शक थी। मतलब उसके, आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि वो उसकी इनर वॉइस थी एक तरह से। वो उसको बताती थी कि तुम्हें क्या कौन कौन, करना है, हाँ, क्या नहीं करना है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ एक स्पेस वाइज भरने के लिए विजडम नहीं। थी। या जी। 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 तो क्या तांडव से भी ये उम्मीद रखी जाए कि जो मेन कास्ट है वो तो दमदार है ही, पर इसके अलावा भी ऐसे कई छोटे मोटे किरदार हमें दिखेंगे जो अपने ऑन देयर ओन चमकेंगे? राइटर ही बता सकते हैं। बहुत सारे किरदार हैं जो, हाँ, मैं कह रहा हूँ राइटर ही क्या, बता सकते हैं कि ऐसे कौन से किरदार है हाँ, जो उन्होंने अपनी नजर में इस तरह से लिखे कि भाई इनका भी कोई इंडिविजुअल स्पेस बनेगा। मैंने तो सब किरदार इसकी नजर से लिखे और बहुत सब किरदारों की बैक स्टोरी सोची, क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है, ताकि जब किसी कैरेक्टर का अपना सीन हो, चाहे वो दो सीन चार सीन में हो कहानी में, पर उसको वो सम्मान मिले जो प्रोटैगनिस्ट को मिलता है, जो मुख्य किरदारों को मिलता है, और उसकी कहानी को भी महसूस किया गया उसी तरह कि लोग जुड़े। तो मुझे लगता है कि एक लेवल, एक समय पे तो हम लोग और अमेजोन के लोग भी गिनती कर रहे थे कि इतने सारे कैरेक्टर हो चुके हैं लिखते मैंने हुए। IMDb पे लिस्ट देखी तो खत्म ही नहीं हो रही थी। इतनी लंबी थी। जो मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा था वो करीब 72-75 पेज का था, फर्स्ट एपिसोड का, अच्छा, सिर्फ एक एपिसोड। एक एपिसोड। तो अगर वो शूट होता ज्यों का त्यों तो वो 1.5 घंटे, 1.25 घंटे का एक एपिसोड बनता उससे। एक फिल्म बाद में हमने उसमें, और उस समय उसमें मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस जो हो रहे थे फर्स्ट एपिसोड में कैरेक्टर, वो 15 से 20 थे, 15 तो थे ही, 15 कैरेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टर्स मिला के। फिर हमने उस एपिसोड को दो भागों में बांटा, कुछ हटाया, तो अब उसके दो एपिसोड बन गए। और तो कोशिश ये की है कि छोटे रोल वाले कैरेक्टर्स का भी आर्क हो पूरा, उनकी जिंदगी भी उसी गहराई से खंगाली जाए। और कुछ एक कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जो एक सीन में ही आए थे, फिर मुझे उन उन कैरेक्टर्स में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो वो एक सीन से दो या तीन या चार भी बन गए उनके सीन्स बाद में लिखते लिखते। और एक दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका नाम नहीं जानते आप कहानी में, अच्छा। लेकिन लेकिन वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, वो दो सीन तीन सीन के लिए आते हैं। तो मजा आया क्योंकि बहुत वैरायटी करने का मौका मिला, जो फीचर फिल्म की लेंथ की वजह से नहीं मिल पाता अक्सर। हाँ, सीरीज का फायदा तो है। तो बहुत तरह तरह के लोग हैं इसमें। और जो आर्टिकल 15 का भी आपने बोला, वही कोशिश रहती है कि, और छोटे किरदार ना कहानी को एक अलग ही गहराई देते हैं, एक अलग ही वास्तविकता देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में छोटा बड़ा कोई किरदार होता नहीं है। होता नहीं।
वो फिल्मों में ही हो जाता है अक्सर कि कोई सपोर्टिंग एक्टर है, हीरो का दोस्त है जो हाँ। बस यूं ही है चुटकुले सुनाने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो यहाँ पे कोई हीरो का दोस्त नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक किरदार एक दो बता दीजिए जिसपे हम नजर रख सके, जिनको ट्रेलर में जगह नहीं मिली, या जिसे कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं प्ले कर रहा है पर हमको पता हो यार राइटर ने बताया इस पे नजर रखनी है, तो थोड़ा वो होता है ना, तैयारी टाइप। जैसे मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, संध्या मृदुल ने जो निभाया है, बड़ी एक्टर तो है वो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो संध्या का ही, उनका नाम ही संध्या है कहानी में। तो और उनकी जो कहानी है वो पॉलिटिक्स से बस यूं ही जुड़ी है क्योंकि उनकी जिंदगी के कुछ लोग पॉलिटिक्स की कहानी से जुड़े हैं। अदरवाइज वो एक अलग कहानी चल रही है उनकी। तो उन्हें मेरे ख्याल से वो कैरेक्टर है जो नोटिस करेंगे लोग। और अनूप सोनी ने जो कैलाश का कैरेक्टर किया है, एक दलित लीडर का कैरेक्टर है वो है। और इवन जीशान के जो दोस्त हैं, शिवा के और सना के जो दोस्त हैं कॉलेज में, उनमें से एक दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रेलर में अभी नहीं दिखे लेकिन सीरीज में लगातार दिखेंगे। और मुझे लगता है कि वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा बाकी जैसे गुरपाल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, सुनील ग्रोवर ने जो प्ले किया है। और मैथिली गौहर खान ने जो प्ले किया है, वो अनुराधा की क्लोज एसोसिएट हैं, डिम्पल कपाड़िया की। जी जी। और वो भी काफी मेहनत से लिखा गया किरदार है, तो मुझे लगता है कि वो वैसे किरदार लोगों के साथ रहेंगे। ठीक ठीक, बढ़िया, काफी कुछ आपने हमको दे दिया है, फर्रा पकड़ा दिया है एग्जाम से पहले, तो मजा आएगा। ठीक है, अभी आपने पॉलिटिकल थ्रिलर्स की बात की थी, और आप ये जानते ही है कि इंडिया में पॉलिटिकल थ्रिलर्स की, पॉलिटिकल ड्रामास की भारी कमी रही है। बावजूद इसके इस देश को सबसे ज्यादा रस पॉलिटिक्स में ही आता है। तब भी यह हाल है, फिल्मों में अगर राजनीति होती भी है तो ज्यादातर भ्रष्ट नेता के स्टीरियोटाइपिंग, जैसी कि एक नेता है जो भ्रष्ट है। बाहर हम्म। बहुत कमाल का काम हुआ है, मतलब हाउस ऑफ कार्ड्स जैसी सीरीज तो ट्रीट की तरह लगती है, एक एक फ्रेम आप बार बार देख सकते हैं। बिल्कुल। क्या वजह देख पाते हैं कि इन कहानियों की उर्वर जमीन को, यानी राजनीति को हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए? क्या दिक्कत है? क्या लोगों को लगता है, मतलब फिल्म मेकर्स को लगता है कि रिजेक्ट रिजेक्ट होंगी ऐसी कहानियां? रिजेक्ट तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा आपने बोला राजनीति में दिलचस्पी लोगों की बहुत है। आप राजनीति पे कोई आर्टिकल लिखिए तो उसको पढ़ने वाले लोग बहुत आ जाएंगे। बिल्कुल। तो लोग चौराहे पे, गांव में, शहर में, हर जगह राजनीति पे बात करते मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी ज्यादातर फिल्मों में भ्रष्ट नेता और राजनीति को जिस जिस एक ही लेंस के साथ, एक ही तरीके से ज्यादातर दिखाया जाता है, जो हमारे आम आदमी की राजनीतिक समझ है वो कुछ से कहीं ज्यादा लेयर्ड और गहरी है। जो वो हमारी फिल्म। कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा ज्यादा समझता है, जिस तरह फिल्मों वाले ज्यादातर दिखाते हैं। जी जी जी। तो बल्कि 80s 90s की तो बहुत सारी फिल्मों में बहुत ज्यादा एक स्टीरियोटाइप की तरह ही पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियंस को दिखाया मतलब जाता है। कपड़े तक सेम होते थे तो उनके। कपड़े तक सेम होते थे। जब मैं लिखना शुरू कर रहा था जी तो जी। जिन चीजों से मुझे बचना था वो कपड़े भी थे। कपड़े में। मतलब कि ये जो सफेद कपड़ों में लोग आते हैं और नारेबाजी वाली बातें करते हैं, और बस एक शतरंज का गेम सा चलता है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को उठा रहा है। तो मैं उन लोगों को इस सब ये गेम उनके जीवन का हिस्सा है, पर इसके बियॉन्ड जाके देखना चाह रहा था कि इंसानों की तरह देखा जाए उनको। वो अच्छे बुरे ये सब जज किए बिना, भ्रष्ट हैं नहीं हैं, वो लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इतनी ताकत का करते क्या हैं, क्यों डेस्परेट हैं, उनकी जिंदगी में कौन सा वॉइड है जिसको कोई इतनी सारी ताकत से भरना चाहता है। और और सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, नॉर्मल से लगते लोग भी एक दूसरे के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कभी मजबूरी में, कभी किसी डर में, और कभी अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स हमारी आम जिंदगी का वैसे भी हिस्सा होती है। हर दोस्तों के बीच एक पॉलिटिक्स होती है, माँ बाप और बेटा बेटी के बीच रिलेशनशिप में होती है। तो ये मौका था कि तमाम तरह की पॉलिटिक्स को पे बात की जा सके। और
एक और चीज होती है कि हमारी बहुत सारी ऐसी फिल्मों में सिर्फ कुर्सी की खींचतान की बात होती है हम्म, और किसी मुद्दे की बात अक्सर नहीं होती है। जबकि पॉलिटिक्स में हर दिन, चाहे वो सतही ढंग से ही हमारे नेता बात करें, कोई ना कोई मुद्दा चलता रहता है जिंदगी में। तो वास्तविकता के जितना क्लोज आ सकें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हुए, वैसा एक कोशिश है। और वही ना लगे मतलब जो हम सफेद कपड़ों में टोपी वाले नेता देखते आए हैं, वो तो हाँ, लुक से, ट्रेलर से आपको भी शायद महसूस हुआ होगा कि अलग लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। पॉलिटिकल थ्रिलर्स आपने बताया कि आप बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ रिकमेंडेशन दे दीजिए चलते चलते, एंड में देने की जगह यहीं दे दीजिए, लिख देंगे आप। मुझे ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन बहुत पसंद है। मुझे हाउस ऑफ कार्ड्स के मैंने 3 सीजन देखे हैं, तीनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मुझे पॉलिटिकल थ्रिलर ही क्या, थ्रिलर भी कई सारे बहुत पसंद है। जैसे डेविड फिंचर जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, ज़ोडिएक मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा स्पॉटलाइट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो जर्नलिज्म के बारे में भी है और पॉलिटिक्स के बारे में भी है। तो ऐसी सब फिल्में जो जो क्या बोलेंगे, अपने समय को भी बयान करती हैं और एक इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनाती हैं, और साथ साथ अपने किरदारों के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करती हैं। वो सब मुझे बड़ी पसंद आती हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल थ्रिलर तो बोलना पड़ता है, पर मेरी कोशिश है कि इन कहानियों को किसी जॉनर में ना डिफाइन किया जा सके, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं बिना मतलब पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं। ठीक। अच्छा ये बताइए, स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद राइटर की कितनी भूमिका बचती है फिर फिल्म मेकिंग में? मतलब क्या यूनिट के साथ शूट खत्म होने तक रहना पड़ता है कंपलसरी? खड़े पैर बदलाव स्क्रिप्ट में आम बात है या फिर रेयरली होता है कि भाई यार ये चेंज कर दो थोड़ा सा टाइप्स? वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट निर्भर करता है, और हम्म, वो हर डायरेक्टर का भी काम करने का अपना तरीका होता है, हर टीम का अलग तरीका होता है। कुछ छोटे मोटे बदलाव तो, जैसे आप जिस लोकेशन पे जाते हैं वो लिखी गई लोकेशन जैसी लोकेशन आपको नहीं मिल पाती, तो हो सकता है आपको कुछ लाइनें बदलनी पड़े। या हम्म, कई बार कोई एक्टर इस तरह का कास्ट हुआ है कि वो, उसका कहने का ढंग कुछ और है, लिखा थोड़े बहुत अलग ढंग से गया है। हालांकि राइटर कोशिश करता है कि जो वो लिख रहा है वो बहुत सारे लोग उसको बोल सकें, ऐसा वो सीमित ना कर दे कास्टिंग को। हम्म, तो ये सब चीजों के चलते 5-10% बदलाव तो करने ही पड़ते हैं, इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कई बार। अच्छे एक्टर, बहुत अच्छा, आपने 2 लाइन लिखी थी, उसने एक बहुत अच्छी लाइन जोड़ दी, तो वो सब चलता रहता है। तांडव में मैं नहीं था शूटिंग का हिस्सा, मैं नहीं था शूटिंग वूटिंग पे। पर हम्म, बाकी मेरे सारे अक्सर, मैं जैसे आर्टिकल 15 में मैं शूटिंग पे मौजूद था। हमने बहुत नए नए सीन भी लिखे, अपने सीन रीराइट किए थे। अच्छा। आर्टिकल 15 की कई कई सीन जिनकी बहुत तारीफ हुई, वो हमने शूटिंग से एक आध दिन पहले रीराइट करके इम्प्रूव किए थे। अरे। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है। मुझे लगता है कि जनरली मुझे लगता है कि जैसे दिबाकर बैनर्जी के साथ जो मैंने एक फिल्म लिखी फ्रीडम, वो भी शायद इस साल आएगी, हम्म, उसमें भी हम शूटिंग पे भी चेंज करते रहे, एडिट पे भी चेंज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस का मुझे लगता है राइटर जितना देर तक हिस्सा हो, वो और ज्यादा चीजें कंट्रीब्यूट करता है। और जो थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, वो अगर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ होंगे तो शायद जिस जिस नियत से स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके और क्लोज होंगे। हम्म। तो वो हर चीज का अपना, हर 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 व्यक्ति का अपना अपना तरीका है। अभी आपने आर्टिकल 15 के सीन्स की बात की, तो वो गटर वाला सीन बहुत यादगार हो गया था। मतलब सिनेमा की कामयाबी ही ये है कि उसके विजुअल्स लोगों के जहन में बस जाए, राइट? कि भाई आपको नाम लेते याद आए कि यार वो सीन। ठीक है, हाँ, तो तांडव से मतलब हमें ऐसा क्या कुछ मिलने वाला है कि आप दे रहे हैं हमको गारंटी कि भाई इसमें भी आपको मिलेगा? मैंने तो पूरी कोशिश की है ऐसे ऐसे मोमेंट्स लिखने की जहां पे एपिसोड्स खत्म होते हैं।
जैसे सीरीज में एक और चीज अलग होती है कि कहाँ एपिसोड खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। और जहाँ एक लंबी कहानी चलती रहती है 9 एपिसोड तक, पर हर एपिसोड का अपना एक आर्क होता है कि कुछ शुरू होता है, खत्म हो जाता है उस एपिसोड में, कहानी यहाँ से यहाँ तक जाती है, ए से बी तक। तो वो शुरुआत के कुछ मिनट और एंड के कुछ मिनट काफी क्रिटिकल होते हैं। वो कब थोड़ा थोड़ा जैसे आप फिल्म खत्म करते हैं उसकी तरह ही करनी पड़ती है। तो उस पे भी काफी काम किया गया है, जहां जहां एपिसोड खत्म हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो जैसे जहां मुझे नहीं पता लोगों को कैसी लगेगी ये कहानी ओवरऑल, पर अगर आपने एपिसोड 1 पूरा देखा और जहां वो खत्म होता है, तो उसके बाद आप तुरंत दूसरा देखना दूसरा चाहेंगे। देखना चाहेंगे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आर्टिकल 15 की जहां बहुत तारीफें हुई थी, तो कुछ एक आलोचनाएं भी हुई कि कुछ कुछ स्टीरियोटाइपिंग है, और जो आपको सब पता ही है कि उस पर बहुत बात भी हो चुकी है, ललन टॉप पर भी हो चुकी है। हमारे दर्शक वो इंटरव्यू भी देखे, बड़ा कमाल का इंटरव्यू है, संपादक जी ने किया था हमारे, और वो तसल्ली से फैल के करते हैं, तो वो भी देखिएगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई थी उस हाँ, इंटरव्यू में। बहुत अच्छी देखी हुई है मैंने, तब भी देखी थी और अब इस सिलसिले में फिर से एक बार भी देखी। तो मेरा पूछना ये था कि इन तमाम तारीफों और आलोचनाओं से क्या मतलब लर्निंग प्रोसेस क्या रहा, कि जब आप असहज करने वाला लेखन करते हैं तो फिर उन पर आ रही प्रतिक्रियाओं से कैसे डील करते हैं, कि क्या कुछ दिमाग पे थोड़ा बहुत असर होता है कि यार ये ठीक बात बताई जा रही है, यार ये तो बेकार का बवाल खड़ा है, कैसे डील करते हैं इन सब चीजों से? एक जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती है जब आपके काम को लोग प्यार करते हैं और तारीफ करते हैं, तो कभी कभी वो प्रेशर भी आ जाता है। जैसे मुझे याद आते हैं वो दिन जब मैं सिर्फ कहानियां लिखा करता था जो मैगजीन्स में पब्लिश होती थी या कभी अखबार में छपती थी। तो उस वक्त तो ये सब है, उस वक्त ना इतनी लोगों तक से जुड़ी थी कहानियां, ना इतनी प्रशंसा मिली थी। तो वो तो एक जो शायद आप कहें शुरू के दिनों की आजादी होती है, वो अलग ही होती है। अच्छा। तब आप मैं कोशिश करता हूँ हर हर चीज लिखते हुए अभी भी कि वो आजादी को याद रखूं और उसी उसी मासूमियत से लिखूं। डर क्या लगता है, मासूमियत जाने लगती है कई बार। वो दो वजहों से, एक तो जब आपको आपका काम ज्यादा पसंद किया जाने लगे, या फिर आपको लगने लगे अगर कि मुझे आ गया है अपना काम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है जिस दिन आपको लगने लगे कि आपको आपका काम आ गया है, आपको सीन बनाना आता है, आपको अच्छे डायलॉग लिखने आते हैं, अगर आपको ये लगने लगे। मैं काफी सेल्फ डाउट करता हूँ और ऐसी चीजें करने की कोशिश करता हूँ अपने सीन्स में कि जो पिछली स्क्रिप्ट में नहीं की थी और जिस तरीके से नहीं लिखा था, कोई ऐसा किरदार हो। इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती जाती है प्रोसेस समय के साथ। पर उसके अपने फायदे भी हैं। जो मुझे महसूस होता है वो ये कि आपको ये समझ में आने लगता है कि आप इस तरीके से कहते हैं तो ये बात किस तरीके से लोगों तक पहुंचती है। तो आप ऐसे मीडियम में हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो एक लर्निंग लगातार मिलती रहती है। और एक चीज का और मैं सतर्क रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे लाइंस से हमारी बात शुरू हुई थी ना, कि कहीं कोई लिखते लिखते कुछ अच्छी लाइनें आ जाती हैं। आर्टिकल 15 में भी काफी ऐसी लाइनें थी जिन पे बात हुई, लोगों को पसंद आई। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मोह आता है जब आप नया काम करते हैं, आपको याद होता है कि वो 15 लाइनें लोगों को अच्छी लगी थी। तो वो ट्रैप है मुझे लगता है, कि अगर आपको पता है कि कौन सी 15 लाइनें अच्छी लगती हैं और उन आपको ये भी पता चल जाता है धीरे धीरे कि वो 15 लाइनें फिर से भी लिखी जा सकती हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, या उनके असर वाली लाइनें। पर जब आप नई कहानी नए किरदारों के साथ और एक डूब कर ऑर्गेनिक ढंग से डेवलप कर रहे हैं, तो उस ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है कि आपको पता नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे सीन लिखते हुए पता हो कि इसमें से कौन सी सीन की कौन सी लाइन पे क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि फिर आप उस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। तो मैं इसीलिए मुझे बताने में बड़ा मैं चाहता हूँ कि उस सीन का एक ओवरऑल असर हो। और अगर किसी लाइन का असर हो रहा है और वो मुझे पता भी है कि क्या हो रहा है, तो मुझे थोड़ी घबराहट होने लगती है। बेसिकली दर्शक चुने अपनी लाइन खुद, है ना? अपनी लाइन चुने, किसी के लिए कुछ काम करे, किसी के लिए कुछ काम करे। और फिर भी ये सब करते करते भी कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, जब आप स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं, नरेट करते हैं, या एक्टर्स से बात होती है, वहीं से पता लगने लग जाता है कि ये लाइन लोगों तक पहुंच रही है या ये हो रही है।
तो वो थोड़ा बहुत तो जब आप क्राफ्ट पे काम करते हैं पता लग ही जाता है। मजा तब है जब जो लाइन लाइन जैसी ना हो पर फिर भी लोगों को छुए। फिर भी छुए, हाँ। जैसे किसी राइटर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब आती है, मजा तब आता है स्क्रीन पे लिखते हुए, जब स्क्रीन प्ले के कई पन्नों तक कोई डायलॉग ही ना हो और फिर भी वो कहानी आगे बढ़ रही हो। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कमाल की बात है। क्या कोई स्पेशल किरदार लिखते वक्त किसी खास एक्टर का अक्स वगैरह जहन में रहता है कि यार ये इस पर बड़ा सूट करेगा, काश इसको कास्ट कर लिया जाए, टाइप्स ऐसा कुछ? ऐसा कभी कभी रहता है, कभी कभी रहता है, पर बहुत कम रहता है। बहुत। कोशिश करता हूँ कि जो किरदार हों वो बहुत खुले हुए हों, मतलब जैसे ही आप किसी रियल इंसान को इमेजिन करने लगते हैं तो बंद जाते हैं आप, जिस तरह से वो बिहेव करता है, जिस तरह से वो बोलता है, जो उसके विचार हैं, तो उससे बच के रहने की कोशिश करता हूँ। कई बार तो इससे भी बचता हूँ कि किसी कैरेक्टर का नाम ऐसा ना हो जिसे मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ जिस नाम वाले आदमी को। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है, अभी थोड़ी कम हुई है, पहले और ज्यादा थी। पहले मैं किसी भी ऐसे इंसान जिसको मैं क्लोजली जानता हूँ अपने मुख्य किरदारों का नाम उन नामों पे नहीं रखता था। ये एक्चुअली आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाला था कि अगर एक्टर फाइनल हो तो उस हम्म। सूरत में लेखन में कोई मदद मिलती है क्या कि यार ये एक्टर इसको बोलता हुआ नेचुरल लगेगा तो मैं इस तरह से लिख लूं? वो मिल जैसे ऑलमोस्ट हमारे दिमाग में आयुष्मान खुराना थे आर्टिकल 15 लिखते हुए। अच्छा, ठीक। पक्की बात नहीं हुई थी, कच्ची कच्ची बात हुई थी, और वो भी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे थे, पर ये जो स्पेस की कहानी थी वो इसको करना चाहते थे। तो उससे एक हेल्प तो मिली कि जब वो आर्टिकल 15 का ड्राफ्ट लिखा गया था तो उस समय आयुष्मान खुराना दिमाग में थे। शायद कोई लड़की होती अगर उनकी जगह या कोई और एक्टर होता तो थोड़ा सुर बदल जाता बहुत सारी बातों का। तो वही है कि आपको जो एक लिमिटेशन दी गई है आप उसका कितना कंस्ट्रक्टिव यूज कर लेते हैं, वैसा होता है। पर कभी कभी ये भी होता है कि कोई इंसान, मान लो मैं किसी खिलाड़ी की कहानी लिख रहा हूं और लेकिन मेरे दिमाग में किसी पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिशियन है जिसको मैं जिसके बारे में कुछ जानता हूं, तो चेहरा मेरे दिमाग में किसी और का रहता है, मैं कहानी किसी और की लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उसके कैरेक्टर से सिमिलर देख रहा हूँ अपने कैरेक्टर को। तो वैसा भी रहता है कई बार, असल जिंदगी के कई कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं आपके एक किरदार में, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। इसी का मतलब मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो लोग मिलके आ जाते हैं कई किरदारों में। बढ़िया। पर मेरी मतलब मेरी जान पहचान के लोग मर्डर वर्डर नहीं करते हैं जितना मुझे पता है। तो चलिए, बढ़िया। दिशान अयूब पर बात कर ली जाए। आर्टिकल 15 में भी उनका तगड़ा रोल था, यहाँ भी है, बल्कि इस हम्म। सीरीज में तो उनका नाम शिवा है और सीरीज का जो नाम है वो शिव जी के नृत्य पर आधारित है। तो ये उनका किरदार बेहद अहम होने की तरफ सीधा इशारा कम से कम मुझे तो लगता है। तो उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रहती है कि मतलब सीन्स को लेकर डिस्कशन किस हद तक जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको एक तगड़ा किरदार थमाया गया है। हाँ, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं और अक्सर बहुत सारी चीजों पे, सिर्फ फिल्मों पे नहीं बहुत चीजों पे बात करते रहते हैं। और आर्टिकल 15 के दौरान ही हुई थी वो दोस्ती, उसमें उनका 2 सीन का ही कैरेक्टर था पर वो बहुत बहुत जरूरी कैरेक्टर था। फिल्म की बहुत सारी पॉलिटिक्स उस कैरेक्टर के थ्रू ही आती है। तो वहीं से दोस्ती हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई जब कास्ट किया शिवा के लिए जीशान को। बहुत शुरू में जब स्क्रिप्ट लिखने लगे तब भी जीशान का नाम दिमाग में था शिवा के लिए। अच्छा। और अच्छी बात ये हुई कि एंड तक आते आते जीशान ने ही उसको प्ले किया है, जो एक, वो मैं कहूंगा कि एक हिचकता हुआ सा स्टूडेंट लीडर है, रिलक्टेंट है, हम्म। आइडियलिस्टिक है और इस चक्कर में थोड़ा सा कभी बेवकूफ भी हो जाता है। तो बड़ा एक इस तरह का किरदार है और बहुत बातें होती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने जो, मतलब वो सबसे बेहतर चॉइसेस में से अ, थे शिवा के लिए। और तांडव, अभी तो वो अपनी एक पार्टी बनाने की बात हो रही है सीरीज में, तांडव ये सब बाद के ड्राफ्ट्स में आया, पहले तांडव पहले ही भी नाम था और उस कैरेक्टर का नाम शिवा ही था शुरू से। अच्छा। तो तांडव पार्टी है ये कहानी लिखते लिखते
बाद में बात आई। तो जो यूनिवर्सिटी की दुनिया है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की दुनिया है, उसकी कहानी एक तरह से शिवा के इर्द गिर्द घूम रही है। और बाकी बहुत सारे किरदार हैं, पर बाकी मुझे डर ये लगता है कि जैसे ही डिटेल में जाना शुरू हो जाते हैं, इतने सारे सीक्रेट हैं इस कहानी में, इतने सारे ट्विस्ट हैं कि जैसे ही कुछ खोलने लगो तो कुछ और खुल जाएगा जो आपका मजा खराब कर देगा। अच्छा, ओके, ठीक है, तो स्पॉइलर की तरफ नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुभव सिन्हा की संवेदनशीलता अलग किस्म की है, जो हमने आर्टिकल 15, मुल्क, थप्पड़ जैसी फिल्मों में देखी। अली अब्बास जफर अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आप दिवाकर के साथ भी काम कर रहे हैं, उनका एक अपना ही फॉर्मूला है जो काफी अट्रैक्टिव है। तो क्या ऐसे में संतुलन बनाने में कोई मुश्किल होती है? मतलब कितना चैलेंजिंग होता है अलग अलग मिजाज के डायरेक्टर के साथ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, मतलब बेसिकली। मुझे लगता है कि चैलेंजिंग से ज्यादा ये बोलेंगे कि थोड़ी सी प्रोसेस अलग अलग हो जाती है। अच्छा। बातचीत, जो कन्वर्सेशन होते हैं डायरेक्टर्स के साथ, वो थोड़े बदल जाते हैं, जिस तरह के वो फिल्म मेकर हैं, जिस तरह की फिल्में, जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, जिस तरह की उनकी सोच है। और वो कुछ बहुत कुछ बेसिकली जो मेरी वॉइस है, जो जिस तरह की बातें मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह की कहानियां सुनाना चाहता हूँ, इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये अच्छी बात है, ये कॉमन बात भी है। और बाकी तो जैसे हर इंसान के साथ काम करने का अलग अनुभव होता है, तो वैसे ही हर डायरेक्टर के साथ काम करने का अलग अनुभव होता है। और एक्सपेक्टेशंस, थैंकफुली किसी की भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा बोझ नहीं था। और तांडव की जो मेन राइटिंग होती रही, जैसे अली अली भारत बना रहे थे उस समय, बहुत ज्यादा वक्त उनका भारत बनाने में गया, तो एक तरह से तांडव की मेन राइटिंग जब चल रही थी तब वो अपनी फिल्म में ज्यादा बिजी थे। तो वो एक्सपेक्टेशन या फिर वो सब की वो हुआ ही नहीं। ठीक। अच्छा, आप कह रहे एक्सपेक्टेशन ज्यादा, उम्मीदें वगैरह मामला नहीं था, तो वो तो अब बढ़ेंगी ना आगे आगे, अभी तो आप देखते जाइए। उम्मीदें बढ़ेंगी शायद, अभी भी लोगों की बढ़ी हुई हैं। जब जिन लोगों को आर्टिकल 15 अच्छी लगती है, बिल्कुल। उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। जिस मुझे सिर्फ इसी एक चीज का डर लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें दबाव भी पैदा करती हैं। हाँ। और अब लोगों के सामने अब आ रहा है, पर तांडव की जो मेन राइटिंग थी वो आर्टिकल 15 से पहले पूरी हो चुकी थी। तो ये काम मैंने आर्टिकल 15 से पहले पहले किया हुआ है। okay। और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं दोनों में, और राइटिंग स्टाइल में भी आपको फर्क दिखेगा। अब देखना ये है कि वो कैसा फर्क है। अच्छा, एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक सवाल, इधर नेपोटिज्म पे खूब बहस हुई, मतलब खूब से ज्यादा ही हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि ये इसको ओवर प्ले किया गया? प्लस प्लस क्या ये सिर्फ एक्टिंग तक सीमित है या लेखन की दुनिया में भी फेवरिज्म टाइप चलता है कुछ? आ, दुनिया में जहां भी किसी हर हर फील्ड में है ये। हर फील्ड। एक्ट फिल्मों के बारे में बात, मतलब चाहे कोई दुकान चला रहा हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हो, चाहे कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस चला रहा हो, हम्म। हर फील्ड में लोग अपने लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसको जानते हैं या अपने रिश्तेदार को या किसी को सिफारिश कर देते हैं लोग अपने लोगों की। यहाँ बस फर्क इतना है कि एक ऐसा फील्ड है जिसके दर्शक बहुत सारे हैं। अगर कोई दुकानदार दुकान चला रहा है तो उसका कोई देख नहीं रहा कि कर क्या रहा है, कि उसने अपने बेटे को अपनी दुकान सौंप दी या भतीजे को ये दे दिया। इस इंडस्ट्री में क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे सैकड़ों लोग काम करते हैं, उसमें एक पावर की हायरार्की बनी हुई है कि जो जनरेशन से जिनके परिवार फिल्मों में हैं, उनके पास ज्यादा पावर है। जैसे जनरेशन से जिनके परिवार बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है। तो वो हर फील्ड में वैसी ही है। और मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड के सामने या हर इंसान के सामने ये चुनौती है कि वो कितना डेमोक्रेटिक है अपनी प्रोसेस में, जब वो नए लोगों को हायर कर रहा है या उनके साथ
कोई किसी को भी चुन रहा है अंदर आने के लिए। यहाँ पे अंदर आना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और जगह जरूरत उतने लोगों की है नहीं, खासकर एक्टिंग में बहुत ज्यादा है। तो फिर कोई अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है, बेटी को कर रहा है, आपका दोस्त आपके बेटे बेटी को मौका दे रहा है, तो ये तो जरूर होता है कि ज्यादा मौके मिलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के परिवारों से जो बच्चे आए हैं उनको बार बार मौके मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग को लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे बहुत सारे मौके मिलने के बावजूद पीछे चले जाते हैं। और कुछ कुछ अपने काम को काफी इम्प्रूव भी कर लेते हैं, कुछ शुरू से ही टैलेंटेड होते हैं। तो वही बात है, राइटिंग में कम से कम मुझे नहीं दिखता उस तरह का अभी। एक वो चलता रहता है, वो दुनिया के हर फील्ड में है कि मैं किसी को जानता हूं अगर, तो मैं उसके साथ काम करना प्रेफर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी सेंसिबिलिटी इससे मिलती है। और ये मैं कोई देश नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई ऐसा निर्णय नहीं ले रहा हूँ जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी कहानी मेरी तरह से लिखने में मदद कर सके। तो इसका कुछ हिस्सा नेचुरल भी है, जो हर, मैं वही कह रहा हूँ, दुनिया के हर प्रोफेशन और हर हर समाज में है। लेकिन ये कोई भी चीज तब बुरी होती है जब उसकी अति हो जाए, या जब सामने सामने कोई अपनी किसी ताकत का ऐसा फायदा उठाए जो इनजस्टिस लग रहा हो आपको। तो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत हुई नेपोटिज्म पे, कंस्ट्रक्टिव बातें बहुत कम हुई। कंस्ट्रक्टिव बातों से मेरा मतलब ये है कि क्या सोल्यूशन निकाला जाए। और फिल्मों में नेपोटिज्म कम करने की बात है, ठीक है, लेकिन दुनिया के आपके बाकी फील्ड्स में, परिवार में जो नेपोटिज्म है उसका क्या, उस पर कोई नहीं बात करना चाहता। तो कोई भी अपने नेपोटिज्म पे बात नहीं कर रहा, दूसरों के नेपोटिज्म पे सब बात कर रहे हैं। अच्छा, आप कहानियां कविता लिखते लिखते सिनेमा तक पहुंच गए। अब क्या इसी में खुश रहना है या कभी साहित्य की तरफ भी लौटेंगे? मतलब 11वीं है के लड़के पास होके आगे बढ़ेंगे कि नहीं? तो कहानियां लिखी हुई हैं, अगली किताब शायद इस साल आ जाएगी। राजकमल के जो संपादक हैं निरुपम, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं बीच बीच में। मैं अपने आलस और फिल्मों के कमिटमेंट के चलते उन्हें अभी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दे पा रहा हूँ। सत्यानंद जी। पर हाँ, 12वीं एक ही लड़कियां हैं। अरे वाह। एक तरह से अगली किताब तो थोड़े तो बड़े हुए हैं। और कविता की भी एक किताब लाने की कोशिश है इस साल। और एक और प्लानिंग है, अब देखो कब हो पाती है, कि बीच में एक साल ब्रेक लूंगा और एक उपन्यास लिखूंगा। अरे वाह। अभी लेकिन उससे पहले एक फिल्म बनानी है, तो उस पर मैं आ ऐसा, ही रहा। हाँ हाँ, उस पर दिमाग में मैं आ ही बना रहा। हुआ है कि एक साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, पर वैसे हो नहीं पाता जैसे आप सोचते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। पर मुझे किताबें बहुत पसंद हैं, और लिटरेचर में जिस तरीके से आप कह पाते हैं, लिख पाते हैं, वो किसी और मीडियम में मुमकिन भी नहीं है। तो मैं जरूर लौटना, क्या मतलब, वो मेरे साथ है। बस थोड़ा ज्यादा एक्टिवली मुझे लिखना पड़ेगा, फिल्मों से ब्रेक लेके कभी। देखते हैं वो कब होता है। दरअसल जब दो चीजों से आपको बहुत प्यार हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर मान लीजिए दो लोगों से आपको बहुत प्यार हो, तो क्या करेंगे, दुविधा रहेगी जिंदगी में। मैं आ ही रहा था उस पे। अभी आपने कहा कि फिल्म भी बनानी है, मैंने पढ़ा था जी, कि आपको डायरेक्शन में जाना है, तो उस दिशा में कुछ काम आगे बढ़ा है? एक सीरीज की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और एक फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। देखते हैं कौन कब कैसे पूरी होती है। अच्छा। तो वही है, कुछ अलग। फिल्म जो मैं लिख रहा हूँ, वो जो मेरे अब तक के बाकी काम है फिल्मों में, सीरीज में, उससे अलग कुछ लिखने की कोशिश है। और ऐसी चीजों पे बात करने की कोशिश है जिन पे दरअसल कम बात होती है। पर वो वो पर्सनल है ज्यादा, कहानी, रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, सपने हैं, और तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं जो इंसान फील करता है या दूसरे को फील करवाता है। बहुत सारी चीजों पे बात करने की कोशिश है उसमें भी, थोड़े लाइटर मूड से। तो देखते हैं कब पूरी होती है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल। ठीक है, बहुत समय ले लिया आपका। आपने गीत भी लिखे हैं, ठीक? दास देव का आजाद कर तो बहुत ही शानदार था, मतलब
पर ये इतना कम क्यों है, मतलब समय की कमी है या प्रायोरिटीज? पहले तो कोई ज्यादा लिखवाता ही नहीं था। अच्छा। ओके। जिसने लिखवाए मतलब, या फिर मतलब जो जहाँ लिखने का दिल भी किया और जिसने लिखवाए भी वो लिख दिए। अगली के गाने लिखे थे, हम्म। फिर दी वेडिंग में एक गाना लिखा था, वो मजे मजे में लिख दिया था, क्योंकि एक मन था कि एक पार्टी सॉन्ग भी लिखा जाए। और फिर दासदेव का गाना लिखा। वो तो सुधीर जी से मैं मिला था, और फिल्म देखी थी मैंने, तो मैंने ही उनको कहा कि इस फिल्म के आखिर में एक गाना होना चाहिए, और आप कहें तो मैं लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा लिखो, और वहां से वो गाना लिखा गया। आ, तो उसके बाद लेकिन धीरे धीरे दो तीन चीजें समझ में आई। जिस तरफ हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री जा रही है, फिल्मों का जो म्यूजिक है उसमें तो रिमिक्स बन रहा है बहुत सारा, उसमें अच्छी फिल्मों में गानों की जरूरत कम सी होती जा रही है, बहुत कम गाने होते हैं। और मुझे मतलब लगा कि जो जिस तरह का काम हो रहा है वो मेरे मन का काम ज्यादा हो भी नहीं रहा उसमें। जबकि जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या फिल्म बना रहा हूँ, तो पूरी फिल्म काफी हद तक मेरे नियंत्रण में है। जो मैं कहना चाहता हूँ उसकी आवाज है। गानों में वो आवाज बहुत कम जा पाती है। उसके अंदर ना इतने सारे बैरियर लगे हुए हैं कि वो जाते जाते आवाज ही बदल जाती है, या फिर पहुंच ही नहीं पाती वो कहीं। तो फिर एक कॉन्शियसली निर्णय किया था कुछ साल पहले कि अपनी फिल्मों के गाने लिखूंगा, जिनमें अपनी तरह के गाने भी लिख पाऊंगा और कंट्रोल भी ज्यादा रहेगा चीजों पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फिल्में मैं लिख रहा हूँ उनमें गाने ही नहीं, या बहुत कम है म्यूजिक। जी। तो अभी जो अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म लिख रहा हूँ उसमें शायद एक दो गाने होंगे, अगर कोशिश तो करूंगा रखने की, अगर रह पाए तो। अदरवाइज मेरे को स्क्रिप्ट के लिए आर्टिकल 15 के बाद इतने सारे ऑफर आते हैं, स्क्रिप्ट के लिए बहुत फोन आते हैं, अपनी गानों के लिए कोई फोन ही नहीं करता। कई लोगों को मैं कह देता हूँ, जब स्क्रिप्ट के लिए कोई बहुत ज्यादा कहता है कि लिखो हमारे साथ करो, तो मैं कह भी देता हूँ कि प्लीज गाने भी लिखवा लो मुझसे, शायद मैं स्क्रिप्ट ना लिख पाऊँ पर गाने लिख दूं। गाने भी। तो वही है, अपनी फिल्मों के लिखूंगा, गानों का मैं मुझे समझ में आ गया था कि मैं कम लिखूंगा, क्योंकि जिस तरह के गाने ज्यादातर लिखे जा रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उन्हें लिखना, उस तरह का लिखना। तो अपने मन के लिखूंगा, चाहे साल में 4 गाने 2 गाने भी लिखूं, मैं खुश हूँ उसमें। बढ़िया, हम दुआ करेंगे कि ऐसी सिचुएशंस बने जहां आपके गाने भी आए, लोग आपको गानों के लिए फोन करें और हमें आपका हर तरह का काम दिखाई दिए। गाने भी, कहानियां भी, उपन्यास भी, डायरेक्शन में आपकी जो फिल्म सीरीज बनेगी वो भी, स्क्रिप्ट तो आप लिख ही रहे हैं। सब तरह का काम आपका हम तक पहुंचता रहे और हम उसे उतनी ही मजे से एंजॉय करें जिस तन्मयता से हमने आर्टिकल 15 देखी थी और उसे अप्रिशिएट किया था। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय के लिए धन्यवाद। ललन बहुत टॉप के बहुत आप दोस्त शुक्रिया, वो ही बहुत मजा बने आया। रहेंगे।